आज सुनिए डॉक्टर किसलय पंचोली की लिखी हुई कहानी 13 अंकों वाली कॉन्फिडेंशियल कहानी। डॉक्टर किसलय पंचोली शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान के प्राध्यापक हैं, लेकिन वे एक साहित्यिक रुचि रखने वाली प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका भी हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी 13 अंकों वाली कॉन्फिडेंशियल कहानी, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज की डिपार्टमेंटल मीटिंग में आप सबका स्वागत है। अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विकासोन्मुखी प्राचार्य डॉक्टर मूढ़त अपने विभाग की दूसरे विभागों में भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते हैं। उन्हें हमसे कई अपेक्षाएं हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वे हमें इस लायक समझते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पिछली बैठकों में प्रस्तावित कार्य नाम मात्र को भी नहीं हो पाए हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को काम अलॉट कर रहा हूँ। विनय ने तीसरी विभागीय बैठक को गंभीरता के साथ संबोधित करना शुरू किया। सब सारगर्भित मुस्कुराहट लिए ऐसे चुपचाप और निर्लिप्त से बैठे रहे मानो कह रहे हों, कर दो अलॉट। करना ना करना तो हमारे हाथ में है। विनय मानसिक तैयारी से आया था। निर्लिप्तता को स्याही की तरह पेन में भरकर उसने कनिष्ठतम सहायक प्राध्यापक सुश्री चंद्रा की ओर एक रजिस्टर बढ़ाते हुए कहा, आप मीटिंग्स के मिनट्स लिखती जाइए। याद रहे, अंत में सबके हस्ताक्षर भी ले लीजिएगा। और वो हर एक को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त एक एक अलग अलग कार्य आवंटित करने लगा। किसी को शोध पत्र लिखने के बारे में, किसी को सेमिनार आयोजित करने के संबंध में, किसी को प्रयोगशालाएं व्यवस्थित करने बाबत। इसी क्रम में उसने श्वेता मैम से कहा, मैम, आपने पहले भी महाविद्यालय के चारों बगीचों को बहुत अच्छे से विकसित किया था। मैं आपको पुनः उसकी साथ संभाल का जिम्मा दे रहा हूँ। विनय, अब मैं इस काम को करने की इच्छुक नहीं हूँ, तुम मेरा नाम हटा दो। विनय की आंखों में सीधे देखते हुए मैम ने उसे बीच में ही टोक दिया। सबकी नज़रें उनकी तरफ घूम गईं। मैम, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। नाम प्राचार्य ऑफिस से आए हैं। प्रिंसिपल सर ने जोर देकर कहा है कि ये काम पहले की तरह आपके ही हाथों में रहे। मैं तो बस कन्वे कर रहा हूँ। श्वेता ने एक भरपूर नज़र विनय पर डाली। एक पल को विनय कमज़ोर सा पड़ता दिखाई दिया। उसके चेहरे से लगने लगा जैसे सोच रहा हो कि कहाँ मैं बिंदास नौकरी करने वाला, प्रोफेसरी का लुत्फ़ उठाने वाला, और कहाँ ये विभागीय दायित्व। इस जिम्मेदारी ने मेरी उन्मुक्तता को ग्रहण लगा दिया है। श्वेता मैम जब अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसे देखती हैं तो वो उनकी तपन झेल नहीं पाता है। आँखें जिनमें भरा होता है अनुत्तरित और ईमानदार प्रश्नों का सच्चा ताप। तो ठीक है, मैं अपनी बात उन्हीं को सीधे कन्वे कर दूंगी। सब जानते हैं उनका स्वभाव, अगर ठान लिया तो ज़रूर कहेंगी अपने मन की बात, फिर चाहे सामने कोई भी हो, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक या प्राचार्य। उनका व्यक्तित्व है कांच की तरह पारदर्शी। सीधा संवाद करने की बात कही भले श्वेता मैम ने, लेकिन सबकी आंखों में भी जैसे असंतोष की रेत किरकिराने लगी। सबको याद है प्राचार्य का पुनः महाविद्यालय ज्वाइन करने के बाद विभाग आने पर वो आदेश बनाम फतवा जारी करना। तेजी से और लगातार बोलते हुए तुगलकी अंदाज में बात करना उनकी आदत है। ऐसा करते समय वे किसी भी वाक्य को दो दो बार बोलते जाते हैं। 2 सेशन में यहाँ नहीं रहा तो कॉलेज पटरी से उतर गया। इस बार मैं कई विभागों की हेडशिप बदल रहा हूँ। आपके एचओटी डॉक्टर धर्म का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से आपके विभाग की कमान अब डॉक्टर विनय जोशी संभालेंगे। लेकिन सर, यहाँ विभागाध्यक्ष धर्म सर को छोड़कर सभी सहायक प्राध्यापक हैं और जंतु विज्ञान विषय भी प्राध्यापक पदनाम की नई वरिष्ठता सूची अभी आई नहीं है। फिर कैसे तकनीकी रूप से? डॉक्टर चेलावत अपनी बात प्रश्न के रूप में रखते इसके पहले ही वे और तेज दौड़ने लगे। ऐसा है डॉक्टर चेलावत, वो दिन लद गए जब बाल पकने के साथ प्राध्यापक पदनाम अपने आप मिल जाया करता था। अब प्रोफेसर बनने के लिए 4 साल की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स मिलाकर 20 में से कम 13 मार्क्स होना ज़रूरी है। ये अंदर की बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप जानते ही नहीं हैं कि अच्छी सीआर कैसे लिखवाई जाती है।
डॉक्टर मूढ़त ने घमंड भरे टोन में उत्तर दिया। घमंड की जड़ संभवतः उनके स्वयं के सीधे प्राध्यापक चयन के कंध से फूटी होगी। पर सर, बेहतर होगा कि लिस्ट आने तक आप रुक, डॉक्टर भगत ने भी कहना चाहा, पर प्राचार्य उस दिन मानो कुछ न सुनने की कसम खाकर आए थे। वे और भी फर्राटे से दौड़ने लगे। मैंने पता कर लिया है 15 दिनों में लिस्ट भी आ जाएगी। आपके विभाग से प्रोफेसर की लिस्ट में बस एक ही नाम है, और वो नाम है डॉक्टर विजय जोशी का। दैट्स ऑल। सीधी सी बात है। जिसका नाम है उसी को विभागाध्यक्ष बनाया है, और वैसे भी ये पीजी प्रिंसिपल के पावर में आता है कि वो किसे हेडशिप दे और किसे न दे। ये प्राचार्य नहीं, उनका अहम बोल रहा था। सर, सूचना के अधिकार के तहत हम जानना चाहते हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं है, हमारे कितने अंक हैं। वही सीधे आंखों में देखते हुए, अहम से टकराने की ज़रूरत करते हुए श्वेता मैम ने पूछा था। पूछते समय मैम के चेहरे पर उनके मनोभाव हमेशा की तरह पढ़े जा सकते थे। साफ दिख रहा था कि वे डॉक्टर मूढ़त के नए आदेश से कितनी आहत हैं। देखिए मैडम, सूचना के अधिकार के लिए आप लिखित आवेदन कीजिए, नियमानुसार सूचना पाइए, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। रजिस्टर, चौक, डस्टर लेकर आपका क्लास पढ़ा आना ही अंक पाने के लिए काफ़ी नहीं होता। आपने संस्था के लिए कौन से अतिरिक्त कार्य किए? कलीग और स्टूडेंट से आपके कैसे संबंध हैं? आपके सामाजिक और राजनीतिक संपर्क क्या हैं? उनसे संस्था का क्या हित सध सकता है? प्राचार्य को बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है। हर बिंदु पर विचार करके ही मैंने निर्णय लिया है कि अब आपके विभागाध्यक्ष डॉक्टर जोशी होंगे। बस। बमुश्किल कुर्सी में धंसे, अपने गोल मटोल शरीर के होते पहलू बदलने की नाकाम कोशिश करते हुए डॉक्टर मूढ़त ने मैम के प्रश्न के जरिए सभी को मौखिक रूप से सूचित किया था, या एक तरह से उनके रास्ते न आने के लिए सचेत किया था। मुझे लगा था कि ऐसी फरमानगिरी पर अच्छा खासा विरोध प्रकट होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरे स्टाफ में से शेष किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई उनके रास्ते नहीं आया। सबने आसन्न परिस्थिति को प्रकटतः स्वीकार कर लिया, और 14 लोगों के स्टाफ में से 12वें क्रम पर आने वाला विनय हो गया विभागाध्यक्ष। ना जाने क्यों बौद्धिक जन श्रमिक गणों की तरह एकीकृत नहीं हो पाते। इसलिए तो नहीं कि हर किसी के पास होती है अपनी सोच, अपने तर्क। सभी को लगता है मेरा दृष्टिकोण ही सही है। इस मानसिकता के चलते विभाग में व्यंग्य की कभी चुटीली, कभी कटु फुलझड़ियाँ सी छूटती रहती हैं। आलोचना, प्रत्यालोचना, टिप्पणियों प्रति टिप्पणियों के दौर पर दौर चलते रहते हैं। मज़ेदार बात यह है कि रोज़ नया ध्रुवीकरण होता दिखता है, तो रोज़ नया विघटनीकरण भी हो जाता है। जैसे बौछार और धूप में खिंचता इंद्रधनुष। जोड़ी या तिकड़ी नहीं तो चौकड़ी में फुसफुसाहट, बातचीत, व्यंग्योक्तियाँ, छीटाकशी या गर्वोक्तियाँ धारावाहिक सीरियल की तरह प्रसारित होती रहती हैं। संभवतः सब अपने अपने ढंग से सोचते रहते हैं। हर कोई प्राचार्य के इस नए, अजीब और अनपेक्षित कदम की अपनी तय मीमांसा करता रहता है। तभी तो विनय की अनुपस्थिति में कुछ जुमले स्टाफ रूम की हवा में जल बूंदों की तरह घुल मिल जाते हैं। भाई, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। छोड़ो यार, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कौन रप होए हमें कहानी, क्यों कहें कि राजा नंगा है, बस राजा राजा है। अरे यहाँ कौन सी तनख्वाह बढ़ जानी है हेड बनकर। तौबा तौबा, हेडक बढ़ाने का शौक़ नहीं चल रहा है हमें। वो क्या है कि सरकारी नौकरी स्वयं एक स्थायी प्रमोशन है। आगे करना क्या है? आ बैल मुझे मार, क्यों करें? अजी, अभी तो तेल देखो, तेल की धार देखो, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आएगा असली मज़ा। प्राचार्य ने ऐसी नकेल डाली है कि विनय बाबू को झक मारकर कॉलेज का रुख करना ही पड़ेगा। अच्छा है डॉक्टर मूढ़त ने दूर की कौड़ी खेली है, कम से कम तशरीफ़ तो रखेंगे मियाँ विनय कॉलेज कैंपस में। चलो, क्या खूब फांसा है विनय को। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। नाई नाई कितने बाल, पता चलेगा जोशी को भी और मूढ़त को भी। चला के बताए डिपार्टमेंट, अकेले तो चला नहीं लेगा, चलाएगा तो हमारी ही मदद से ना। याद आती है
इन्हीं प्राचार्य की पुरानी काल अवधि। वो दौर महाविद्यालयीन सरगर्मी का दौर रहा था। जिधर देखो उधर विकास की नर्मदा बह निकली थी। हर विभाग में सेमिनार वर्कशॉप होने की प्रतियोगिता सी चलती रही। कॉलेज में कितने कर्मचारी हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटी है सभी को पता चला। कमरों में पोछे लगने लगे, बिल्डिंग्स के जाले झड़ गए, रंग रोगन, सफाई पुताई, बाउंड्री वॉल, नया ग्रंथालय, ज़रूरत अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने लगे। सभी को कुछ ना कुछ महाविद्यालयीन दायित्व मिला था। श्वेता मैम को महाविद्यालय परिसर के बगीचों के विकास का जिम्मा सौंपा गया था। वे इसमें जी जान से जुट गई थीं। उन दिनों मैम से संवाद के अर्थ हो गए थे बगीचे के बारे में बात। कहाँ गई थी श्वेता? अरे मैम, 26 जनवरी आ रही है ना, मौसमी फूलों के पौधे लेने नर्सरी गई थी। ये क्या कर रही हो मैम? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ सभी बगीचों के कुछ ना कुछ नाम हैं, मुख्य बगीचे का कोई नाम ही नहीं है, वही ढूंढ रही हूँ। ये क्या बना रही हो श्वेता दीदी? यार, 2 पीरियड फ्री थे तो मैंने सोचा बड़े बगीचे का लेआउट बना लूँ। अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त बगीचों को संवारना विशुद्ध रूप से उनका प्राथमिक लक्ष्य बन चुका था। हर किसी ने देखा कि उन्होंने 2-3 साल में 4 बड़े बड़े बगीचों की काया पलट दी। जहाँ सुअर घूमा करते थे वहाँ फूलों की क्यारियाँ खिल उठीं। ऐसा नहीं था कि प्राचार्य डॉक्टर मूढ़त की निरंकुशता की चर्चाएं तब नहीं छिड़ती थीं, पर तब मुझे लगता था कि वे लोग ही उनकी आलोचना करते हैं जो आलसी हैं, या जो सरकारी संस्था को सुस्त संस्था मानने के प्रति पूर्वाग्रही हैं। विकास का फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, पर बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा बनना नहीं चाहते, पीड़ा झेलना नहीं चाहते, क्योंकि तब तक विभाग उनके हाथों किसी विसंगति का शिकार नहीं हुआ था। श्वेता मैम तो कई बार प्राचार्य की वकालत करती सी दिखती थीं। मुझे 20 बरस हो गए इस कॉलेज में, कितने ही प्रिंसिपल आए और गए, पर संस्था के लिए इतने फ्रंट्स पर काम खोलने वाला कोई नहीं आया। मूढ़त सर ने तो कॉलेज का कायाकल्प कर डाला। जब सर राउंड पर होते उनके पास सर को सुझाने के लिए कुछ ना कुछ ईमानदार सलाहें रहती, चाहे फिर वो बगीचों में ट्यूबवेल ड्रिलिंग की अनुमति से संबंधित हो, या जल पुनर्भरण के पिट खुदवाने संबंधित, या कक्षाओं में लाइट व्यवस्था के बारे में हो, या कॉन्फ्रेंस हॉल की इंटीरियर सज्जा से संबद्ध। विनय मेरा क्लासमेट रहा है, वो शुरू से ही ऐसा है, मस्त, मिलनसार, स्वस्थ, सुदर्शन, सुवाचन और आनन फानन। पढ़ाई के दौरान भी और अब नौकरी में भी अनधिकृत फ़ायदा उठाना उसे खूब आता है, और ऐसा करने के लिए वो बहुस्तरीय जमावट करता है। स्नातक स्तर पर एक ही कक्षा लेना, एक ही माध्यम की लेना, वो भी अच्छे प्रतिशत अंक लाए हुए बच्चों की ही लेना, उन्हीं बच्चों के प्रायोगिक कालखंड में अपना नाम जुड़वाकर सैद्धांतिक कक्षा भी वहीं निपटा देना, महाविद्यालय आने का समय अपनी सुविधानुसार चुनना या बदलवा लेना, डंके की चोट पर वीक्षण कार्य कभी नहीं करना, और अगर कोई शिफ्ट इंचार्ज आक्षेप लगाए तो जूनियर या संविदा नियुक्ति वाले लोगों को अपनी जगह भेज देना, बिना देखे स्टॉक चेकिंग कर देना, येन केन प्रकारेण लंबे समय तक छात्र संघ प्रभारी बने रहना, शिक्षक संघ में सिर्फ इसलिए पोस्ट हथियाना ताकि अपना उल्लू सीधा होता रहे। जब भले लोग अपनी भलाई के चलते निष्क्रिय होते हैं तो चालाक लोगों की सक्रियता परवान चढ़ती ही है। ऐसा नहीं कि उसकी इस वृत्ति से मैं आहत नहीं होती हूँ, पर दर्शाती नहीं। यही मेरी खासियत है। श्वेता मैम ने हम दोनों को पढ़ाया है, वे मेरी सर्वाधिक प्रिय मैडम हैं। मैम का क्लास लेने का तरीका तभी से मुझे पसंद है। पहले वे बोर्ड पर सिनॉप्सिस लिखती हैं, उसमें लिखे एक एक पॉइंट का शाब्दिक अर्थ बताती, खूबसूरत चित्र बना उदाहरणों की सहायता से धारणा समझाती, व्याख्या करती, जीवन से जोड़कर कुछ सारगर्भित बातें कहती, और अंत में कुछ इस तरह से पाठ का सार निकालती कि व्याख्यान याद सा हो जाता। कई बार वे रचनात्मक मॉडल की सहायता से पढ़ाती। मॉडल के लिए साजो सामान कुछ भी हो सकता था, जैसे रस्सी का टुकड़ा, आलपिन और आलू, कागज़ की रंगीन रिबन, मिट्टी, थर्मोकोल, रंगीन पेपर, कार्डबोर्ड, फूल पत्ती, चूड़ी, चुन्नी, रुमाल, कुछ भी, जो कुछ मिल जाए या जुट जाए या सामने दिख जाए। मैम शुरू से ही ऐसी हैं, संकोची, सुंदर, सलीकेदार, संस्कारित, अध्ययनशील व भावुक। विनय की अनधिकृत
फ़ायदा उठाने की वृत्ति से होती हैं आहत। ये उनकी खामी है। कभी कभी मुझे भी लगता है इतना पढ़ पढ़कर विश्वविद्यालय के प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाकर मैं जिस नौकरी में हूँ उसी नौकरी में बाउंड्री की प्रथम श्रेणी लाकर विनय भी है, पर उसकी महाविद्यालयीन हैसियत मुझसे कहीं अधिक है। मैंने देखा है ये विसंगति घटी मेरे साथ है, पर पीड़ा मुझसे अधिक श्वेता मैम की आंखों में दिखाई देती है। इस बात पर एक बार विनय ने उन पर सही टिप्पणी की थी। मैम दूसरों के हड़पे फ़ायदों पर खून जलाना छोड़कर गर अपने काम करती रहें तो विभाग में कोई आपका सानी नहीं। सोचने में आता है कि खुदा न खास्ता गर यथास्थिति बनी रही तो कदाचित अगले 2 दशकों तक प्रदेश भर में ये इकलौते महाविद्यालय का इकलौता विभाग होगा जहाँ कनिष्ठ व्यक्ति विभागाध्यक्ष रहेगा, जिसमें वरिष्ठता के मायने होंगे मिमियागिरी और कनिष्ठता के दादागिरी। कितने आश्चर्य की बात है कि अर्थ सत्ता के सहयोग से राज सत्ता हथियाने वाले चंद लोग संगठन की सत्ता को क्षीण बना देते हैं, संकल्प या विचार की सत्ता को लहूलुहान कर देते हैं। शिक्षण क्षेत्र में ऐसे समीकरण कम ही बैठते हैं, पर अब लगता है कि बदलते समय में यहाँ भी अर्थचालित राजनैतिक और व्यावसायिक उठापटक का नशा सिर चढ़कर बोलने लगेगा। दूसरे विभागों में भी रिशफलिंग के चलते इस बार पूरे महाविद्यालयीन स्टाफ में डॉक्टर मूढ़त की थू-थू हो रही है। सभी को लग रहा है इस बार सर कुछ ज़्यादा ही खिंचाई कर रहे हैं। कागजी औपचारिकताएं बहुत बढ़ा दी गई हैं। अब श्वेता मैम की आंखों में कभी भी साफ पढ़ा जा सकता है हश्र का ग्राफ। पिछली बार डॉक्टर मूढ़त द्वारा आवंटित सभी कामों में अपने आप को जी जान से झोंक देने के बाद भी गोपनीय प्रतिवेदन में उन्हीं से अंक न पा पाना और अपनी ही कक्षा के पिछलग्गू विद्यार्थी को जो चापलूसी और चमचागिरी का उस्ताद हो आपका बॉस बना दिया जाना और इस बात को उन्हीं प्राचार्य द्वारा न्यायोचित ठहराया जाना जिन पर आपको भरोसा रहा हो, जिन्हें आप संस्था के लिए अवतार मान बैठे हों। क्या दुनिया में सचमुच सीधे सरल ईमानदार और कर्तव्यपरायण लोगों के रहने लायक जगह नहीं बची है? करेला और नीम चढ़ा, सारे कुएं में भांग, कुछ जम नहीं रहा। शायद ये जमे कंप्यूटर पर राजनीतिक वायरस। जब सिस्टम का ये हाल है तो ऐसे ही आदेश तो निकलेंगे। पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर धर्म के चेहरे पर कैंसर जन्य पीड़ा के साथ साथ परिस्थिति जन असहजता की कसक के भाव आते जाते रहते हैं। इन्हीं डॉक्टर मूढ़त ने उस वक्त के नाकारा पर राजनीतिक रूप से सशक्त विभागाध्यक्ष श्री वर्मा के रिटायरमेंट की बाट जोहते हुए एक बार कहा था, जंतु विज्ञान विभाग का तभी उद्धार होगा जब डॉक्टर धर्म विभागाध्यक्ष बनेंगे। धर्म सर निस्संदेह अच्छा काम कर भी रहे थे, विभाग को विकास की मुख्य धारा में ले आए थे कि उन्हें कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया। अब वे रेडिएशन ले रहे हैं, कीमोथेरेपी पर चल रहे हैं, लेकिन संकल्प और जिजीविषा की लौ जलाए हुए हैं। एक तो ऐसी रूह कपाने वाली बीमारी, ऊपर से पद अवनति की मार, अन्याय का दंश, दुख कितना भीतर तक सालता होगा उन्हें। डॉक्टर धर्म के बाद विभागीय वरिष्ठता में दूसरे क्रम पर आने वाली मिसेस खान की बात ही कुछ और है। मैं तो नॉन पीएचडी हूँ, मैं दौड़ में शामिल ही नहीं हूँ। आगे जिसे भी हेड बनना है वो पीएचडी ही होगा। फिर कुछ समय के लिए क्यों ललचाऊँ? हाँ, अगर मेरा हक होता और मारा जाता तो मैं किसी का मुँह नहीं जोती, सीधे पहुँच जाती प्राचार्य के पास। अपना यही उवाच वे गाहे बगाहे मांगे बिन मांगे देती रहती हैं। हर वक्त उनके चेहरे पर यही भाव परमानेंट मेकअप की तरह पुता दिखता है। और क्यों न दिखे, कुछ महीनों पुरानी ही तो बात है। सबको मालूम है जब डॉक्टर धर्म विभागाध्यक्ष थे और विभाग की कनिष्ठतम सदस्या डॉक्टर चंद्रा को परीक्षा संबंधी बैठक में ले गए थे तो मिसेस खान ने आसमान से पर उठा लिया था। परीक्षा नियंत्रक से लगातार तत्कालीन प्राचार्य तक लिखित शिकायत कराई थी। इस साहसिकता का काजल वे हमेशा अपनी आंखों में आजे रहती हैं। हाँ, बतौर मैडम खान दौड़ में आते हैं डॉक्टर पी चेलावत और डॉक्टर प्रद्युम्न भगत। श्वेता मैम की तरह वे भी प्राध्यापक हो सकने की सभी अर्हताएँ पूर्ण कर चुके हैं। 13 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षण अनुभव, 2 रिफ्रेशर कोर्स, लेकिन करें क्या? लिस्ट आए तो स्थिति स्पष्ट हो। ये विसंगति कफ बनकर उनके गलों में फंसी रहती है। मौका देखकर वे उसे पिचकाने से नहीं चूकते। जूनियर की हेडशिप नहीं चलने देंगे।
असहयोग करेंगे। सहन करने की भी एक हद होती है। लेकिन विनय के सामने पड़ने पर न सिर्फ हेडशिप चलने देते हैं और सहयोग क्या, कभी कभी तो चाटुकारिता भी करते दिखते हैं। कैसे भी सहन करने की हद में रहते हुए उससे सीधी भिड़ंत होने से बचते हैं और भीरुता के झूले में ढील देकर समय को नन्हा बच्चा समझ झुलाने में विश्वास रखते हैं। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, हमेशा यही स्थिति थोड़ी ही रहने वाली है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। ऐसा सोच ही उन्हें फ्रंट पर जाने से रोकता है। दोनों के व्यक्तित्व का यही पहलू मैडम खान की नज़रों में अपनी श्रेष्ठता की ठसक को और ठप्पेदार बना जाता है। वो तो ये लोग हैं, डरपोक और चाकर टाइप, जो इतने दिन निकाल दिए। मेरे जैसी होती तो किसी का रास्ता थोड़े देखती, अकेली भिड़ जाती। मैडम खान के ठसकीले गुब्बारे में ये लोग सुइयाँ चुभाते रहते हैं। इनके अपने तर्क हैं। आज की तारीख में ऐसे कोई आदेश आए ही नहीं हैं कि आगे से पीएचडी होल्डर ही हेड होंगे। फिर कैसे कहती हैं मैं दौड़ में शामिल नहीं? क्या प्रदेश भर में कहीं नॉन पीएचडी हेड है ही नहीं? डॉक्टर धर्म तो ऑलरेडी पीएचडी हैं। वे तो बीमार होकर भी पूर्व नॉन पीएचडी विभागाध्यक्ष श्री वर्मा से बेहतर काम कर रहे थे। वर्मा को तो प्रोफेसर मूरत ने हेड बनाए रखा और धर्म साहब को हटा दिया। जरूर इसमें विनय की मिली भगत है। जब प्राध्यापक पदनाम की सूची आई ही नहीं है, फिर कैसे जूनियर मोस्ट को हेड बना दिया? खान मैडम, जब आप डॉक्टर धर्म के बाद सीनियर मोस्ट हैं तो क्या आपको विभाग के हित में सब लोगों का नेतृत्व नहीं करना चाहिए? अब सब आपको समझ गए हैं। शुरू से आपकी ये पॉलिसी रही है कि कैसे भी हो, जो भी हेड हो उसे कॉन्फिडेंस में ले लो और फिर नेक्स्ट टू हेड के बेनिफिट्स उठाते जाओ। तभी आप विनय को आड़े हाथों नहीं ले रही हैं। दिन बीतते जा रहे हैं, लिस्ट आ ही नहीं रही है। कहते हैं विवादों के कारण रोक लग गई है। कई बार मैं भी गहरे विषाद में डूब जाती हूँ। एमएससी की पढ़ाई याद आती है। तब मैं दिन रात एक करके पढ़ती रहती थी। सूर्योदय से सूर्यास्त कब हो जाता था पता नहीं चलता था। जबकि विनय दिन भर मटर गश्ती करने के बाद आईएमपी के चक्कर में सूर्यास्त से अगले सूर्योदय तक यहाँ वहाँ घूमता रहता था। और वही विनय आज हेड बना बैठा है। तीसरी तरफ श्वेता मैम को, जिनकी बराबरी का विभाग में कोई शिक्षक नहीं, उन्हें उसी विनय से हस्ताक्षर लेने होते हैं। इधर मैं देख रही हूँ उनके अध्यापन में जीवंतता कम हो गई है, निर्लिप्तता सी आ गई है, यांत्रिकीकरण बढ़ गया है। इस तरह विनय की हेडशिप में विभाग को घिसटते घिसटते 4 महीने बीत चुके हैं। हर कोई संदेह का लाभ लेना सीख गया है। जब विभागाध्यक्ष ही 1 बजे आए और 3 बजे चला जाए तो कर्मचारी क्यों कर 10:30 बजे आएंगे? कालीचरण 7 दिन में अब एक बार झाड़ू लगाता है। यादव माली बगीचों पर ध्यान नहीं देता। कुमकुम बाई समय पर चाय नहीं बनाती। जितनी देर विनय विभाग में रहता है, सामने सामने सब हाँ हाँ करते रहते हैं और उसकी पीठ होते ही ठेंगा बताते हैं। स्टाफ रूम भी उजाड़ सा पड़ा रहने लगा। प्राध्यापक अपनी अपनी कक्षाएं लेकर या तो चले जाते या परिसर में ही किसी और विभाग में बैठे होते, नहीं तो ग्रंथालय में स्वाध्याय करते। स्टाफ रूम में बैठना बहुत असहज लगने लगा सभी को। जैसे तुम्हारा गाना वैसे हमारा बजाना। लगता है विभागीय पारिवारिकता को ग्रहण लग गया है। आपसी सामंजस्य कुछ होता ही नहीं है। बतौर प्राचार्य 15 दिन में आने वाली लिस्ट अभी तक नहीं आई है। सुनते हैं लिस्ट विवादों में घिर गई है। किसी कुलपति की पत्नी और मंत्री जी की भतीजी का नाम भी उसमें नहीं आने से रिव्यू होगी। कहते हैं कई लोगों की सीआर जानबूझकर दबा दी गई, कई नाम लिस्ट में से कटवा दिए गए, इसलिए लिस्ट बनने की सरकारी प्रक्रिया फिर से होगी। इसमें पता नहीं कितना समय लग जाए। समाज में शिक्षा जगत को लेकर गलत संदेश जा रहा है। शिक्षा का राजनीतिकरण किसी और विभाग के राजनीतिकरण से कहीं अधिक समाजघाती है। मुझे लगता है कि विनय के दिल में द्वंद्व चलता रहता है, तभी तो कभी कभी दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। परसों ही वो मुझसे कह रहा था, गुरु का आशीर्वाद जितना फलता है उससे 4 गुना उसकी हाय लगती है। मैं तो भर पाया इस हेडशिप से। काश कि लिस्ट जल्दी आए और मैं मैम को भार सौंप कर निवृत्त हूँ और पहले जैसी आरामदायक स्थिति में आ जाऊँ। विनय की गैर आरामदायक स्थिति 1.5 साल तक खिंच गई है। यथा स्थिति की स्वीकार्यता कभी कभी लंबी हो जाती है। धीरे धीरे जो है सो है कि सामान्यता का पलस्तर चढ़ ही जाता है। पलस्तर को चटकाया नए नाटकीय घटनाक्रमों के कंपनों ने।
समय के नन्हे बच्चे ने एक अंगड़ाई ली और परिदृश्य बदल गया। मैं प्राचार्य कक्ष में रजिस्टर व डायरी साइन करवाने काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठी थी कि तभी विनय तेजी से अंदर आया। सर जल्दी कीजिए, टेनिस कोर्ट के पास रैगिंग हो रही है। ये लीजिए सर, मैंने रैगिंग करने वाले तीनों लड़कों के आईसी जब्त कर लिए हैं। अच्छा, ऐसा क्या? डॉक्टर मूढ़त तुरंत खड़े हो गए और तेज़ी से कोर्ट की ओर चल पड़े। उनकी तेज़ी देखकर एक दो चमचे और साथ हो लिए। पहले तो सुरक्षा गार्डों ने कोर्ट के पास खड़े तीनों लड़कों को लताड़ा, फिर अमचो चमचों ने डपटा। प्राचार्य ने आओ देखा ना ताओ उनकी जमकर धुनाई शुरू कर दी। तुम्हारी ये हिम्मत, कैंपस में मेरी नाक के नीचे रैगिंग ले रहे हो? सर ये लोग इंट्रो ले रहे थे। सर सुनिए तो, सीनियर्स हमें यूनिट टेस्ट के बारे में बता रहे थे, रैगिंग नहीं ले रहे थे, जूनियर्स लड़कियों ने कहा। मुझे सब मालूम है क्या होता है इंट्रो और कैसे दी जाती है टेस्ट की जानकारी। यस सर, ये तीनों ही लड़कियों की रैगिंग ले रहे थे, विनय ने समर्थन में कहा। सर आप लोग हम पर बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक लड़के ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में प्रतिरोध किया। क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें प्राचार्य से बात करने की तमीज़ नहीं है? विनय ने फिर जोड़ा। वो नहीं चाहता था कि उसकी शिकायत आई गई हो जाए। विनय, अब तो पुलिस से ही इनका इंट्रो करवाता हूँ, अभी खड़े खड़े सस्पेंड कर दूंगा। यस सर, वही ठीक होगा। इतने में काफ़ी विद्यार्थी वहाँ इकट्ठे हो गए। जंगल की आग तो पहले लगा करती थी, अब मोबाइल की आग में कैंपस झुलसने लगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कहा, क्या किया कि तरंगों पर युवा स्वर सवार हो गए। कुछ ही घंटों में अखबार और टेली मीडिया कर्मी आ गए। देखते ही देखते मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। दो दल आमने सामने हो गए, अखबार की सुर्खियों में जगह बना ली। महाविद्यालय में रैगिंग प्रकरण, राजनीतिक रस्साकसी में 3 छात्र 10 घंटे हवालात में बंद। रैगिंग का आरोपी छात्र गुमशुदा। आरोपी छात्र ने की खुदकुशी, लाश रेलवे क्रॉसिंग के पास पड़ी मिली। पूरा कॉलेज अस्पताल के आहते में। छात्र की मौत के बाद फूटा विद्यार्थी आक्रोश। गुस्साए छात्रों ने किया चक्का जाम। प्राचार्य पर भड़के छात्र चाहते हैं बर्खास्तगी। छात्र का सुसाइड नोट बना प्राचार्य के गले की हड्डी। रोज़ रोज़ कॉलेज का नाम सुर्खियों में पढ़कर मुझे लगने लगा, ओह ये क्या से क्या हो गया है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। वे तीनों छात्र फाइनल ईयर B9 के हैं। वो कक्षा बहुत अच्छी है। 3 दिन उनकी जंतु विज्ञान की क्लास में लेती हूँ और 3 दिन विनय को लेनी होती है। उस कक्षा के अधिकांश बच्चे पढ़ने वाले हैं। उनकी क्लास लेने से पहले व्याख्यान की अच्छी तैयारी करनी होती है, तभी पढ़ाने का मज़ा आता है, संतोष मिलता है। उस बुधवार विनय की ही क्लास का समय था जब ये घटना हुई। बच्चों ने मुझे घटनाक्रम की जो कड़ियाँ बताईं बड़ी मार्मिक लगीं। मैं इतना तो जानती थी कि श्रीकांत यादव जिसने आत्महत्या की वो एक होनहार लड़का था और हॉस्टल में रहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो देवास ज़िले के बागली तहसील के पुंजापुरा गांव में रहने वाले एक अत्यंत गरीब खेतिहर मजदूर पिता का पुत्र था। उन्हीं बच्चों ने मुझे बताया कि मैम वो जूनियर क्लास के बच्चों को अच्छे से समझा रहा था कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैम उसके पिता उसे कर्ज लेकर पढ़ा रहे थे। 12वीं कक्षा में उसका राज्य की मेरिट लिस्ट में 4था नंबर था। मैम श्रीकांत बहुत ही सेंसिटिव और गंभीर लड़का था। मैम वो आगे MBA करना चाहता था। वो कहा करता था, मेरे माँ बापू ने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं, जल्द से जल्द उनके हाथों में पहली कमाई की तनख्वाह रखना चाहता हूँ। वो कभी कैंटीन या मूवी देखने नहीं जाता था, कहता था मुझे पिता के पैसे बचाने हैं। असल में मैम 10 घंटे की पुलिस हिरासत में पिटाई से टूटकर श्रीकांत गुमसुम हो गया था। वो बदनामी से बेहद व्यथित था। उसके गांव से आए और बच्चे बताते हैं कि उसका गांव में आज तक किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। मैम वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, कहता था मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैम उसे सिर दर्द रहता था। वो हॉस्टल में जब आखिरी बार गया तो उसने कहा था, मैं सिर दर्द की टैबलेट लेकर आता हूँ, अगर गांव से फ़ोन आए तो ये मत बताना कि मैं थाने में बंद रहा था। मैम जब हम लोग उसका शव लेकर उसके गांव गए तो उसकी माँ और बहन का करुण विलाप देखते नहीं बन रहा था। माँ ने कहा, शहर की ज़मीन मेरे बेटे को निगल गई। मैम एक बात और है,
आपकी क्लास जो 3 दिन लगती है, पर 3 दिन विनय सर की क्लास नहीं लगती। वे नोट्स दे देते हैं, नोट्स भी उनके नहीं होते, पुराने स्टूडेंट्स के होते हैं। कई बार हैंड राइटिंग समझ नहीं आती या मैटर समझ में नहीं आता तो श्रीकांत सर से पूछने पहुंच जाता। सर कुछ समझाते तो नहीं, उल्टे उसी को डांट देते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। विनय सर को श्रीकांत ने DNA फिंगरप्रिंट्स के बारे में प्रश्न पूछ कर नाराज़ कर दिया था और फिर ये सब कुछ घट गया। बच्चों की बातें सुनकर मैं सोचने लगी, डॉक्टर मूर्त, आपने जो पता किया है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के बारे में वो तो ठीक, लेकिन मैंने जो ये कहानी सुनी है बच्चों की ज़ुबानी, इस कॉन्फिडेंशियल कहानी का मार्किंग कौन करेगा और किसे मिलेंगे 13 अंक? अभी जो आपने कहानी सुनी और समझी भी होगी तथा शैक्षणिक संस्थानों में होने वाली अंदरूनी राजनीति, पक्षपात, चाटुकारिता, छल कपट सबके दर्शन हुए। ये कहानी नहीं है, वास्तविकता की झलक है। सीधे सरल और अपने कार्य को समर्पित लोगों को हर जगह ठगा जाता है। डॉक्टर किसलय पंचोली जी ने ये कहानी लिखी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।